चलिए, आज हमारा AWS DevOps विद AI का डे 11 है, राइट। तो AWS DevOps विद AI डे 11। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं AWS की जो सर्विस होती है S3 बकेट के बारे में, ठीक है। ज़रा समझते हैं AWS के अंदर S3 बकेट क्या होता है, ठीक है। बेसिकली जो है आपका S3 बकेट जो है एक स्टोरेज सर्विस होती है। क्या होती है सर? एक AWS की जो S3 बकेट है ये एक स्टोरेज सर्विस होती है। तो आप इसको बोल सकते हो S3 बकेट इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज। अब ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आप ऑडियो, वीडियो, फाइल्स, डेटा वगैरह स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन उठ के आता है कि हम लोगों ने इससे पहले EVS वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, ये भी आपकी एक स्टोरेज सर्विस थी। और आज हम S3 बकेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी स्टोरेज सर्विस है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, आपका जो EVS वॉल्यूम है इसके अंदर आपने कोई डेटा रखा, सपोज आपने एक ऑडियो रख दिया, वीडियो रख दिया, और उस डेटा को देखना है अगर आपको, तो ये EVS वॉल्यूम जब तक आपके किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप उसके अंदर का डेटा नहीं देख सकते। लेकिन यही चीज़ अगर हम बात करते हैं S3 बकेट की, तो S3 बकेट के अंदर क्या होता है कि आप इसको ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स कि कोई भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ में आए? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट S3 बकेट की, जो कि S3 बकेट के अंदर सारे फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि S3 बकेट के अंदर जो स्टोरेज होता है वो कितना होता है? अनलिमिटेड होता है। कितना होता है सर? S3 बकेट के अंदर जो स्टोरेज होता है अनलिमिटेड होता है। दैट मीन्स कि आपको इसको 1 GB, 2 GB, 10 GB इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है। जितने GB आप डेटा रखोगे उतने GB का आपसे चार्जेस लिया जाएगा। बात आई समझ में? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने सपोज दैट एक S3 बकेट बनाया। क्या किया? एक S3 बकेट बनाया। तो ये S3 बकेट जो है ये बेसिकली क्या है? स्टोरेज है। तो जब आप S3 स्टोरेज बना रहे हो तो इस स्टोरेज के अंदर क्या होता है? डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस होती हैं। क्या होती है? डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस जो होती हैं उन स्टोरेज क्लासेस के चार्जेस भी अलग अलग होते हैं, जो कि अभी अपन बात करेंगे। फिर उनके अंदर कई स्टोरेज क्लास ऐसी हैं जिनके अंदर आप मिनिमम 30 डेज डेटा रखोगे तभी आपको वो स्टोरेज क्लास मिलेगा, मिनिमम 90 डेज रखना पड़ेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस मिलते हैं आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट कि आप जो S3 बकेट बनाते हो इसके अंदर आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हो। कहाँ पर? आप अपने S3 बकेट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी आती है, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैक्सिमम 5 TB पर ऑब्जेक्ट। अब ये 5 TB पर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सपोज दैट XYZ नाम की एक वीडियो पड़ी हुई है। क्या है? XYZ नाम की एक वीडियो पड़ी है और इस वीडियो का साइज़ अगर 1 GB, 2 GB या 5 TB तक का है तो आप डायरेक्टली इसको S3 बकेट में स्टोर करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने 5 TB से ऊपर का कोई एक सिंगल डेटा अपलोड करने की कोशिश करी तो S3 बकेट के अंदर ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप एक ऑब्जेक्ट का साइज 5 TB से ज़्यादा वाला अपलोड कर पाओ। इतना समझ में आया सभी को? यस और नो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब इसके ऊपर बात करें अगर हम S3 बकेट का नेमिंग कन्वेंशन, S3 नेम। पहले क्या होता था कि S3 बकेट जब आप क्रिएट करते हो तो इसके अंदर जो नेम देते हो ना बकेट का, आप जो नेम असाइन करते हो वो नेम क्या होना चाहिए? आपका यूनिक होना चाहिए पूरे ग्लोबल में। ग्लोबल मतलब आशीष जी के पास AWS अकाउंट है, दुर्गेश जी के पास है, सिराज सर के पास है, अरुण जी के पास है, मेरे पास है। तो अगर मैंने विवेक 123 नाम से एक S3 बकेट अपने अकाउंट में बना लिया तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी AWS यूज़र अपने अकाउंट के अंदर विवेक 123 नाम का S3 बकेट नहीं बना सकता था। बात आई समझ में? ये कब तक था? अभी लेटेस्ट की न्यूज़ आई है, 1 डेढ़ महीने हुआ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको आर्टिकल, S3 नेमिंग रूल चेंज।
देखो, तो ये क्या बोल रहा है कि जब आप जनरल पर्पस बकेट बनाते हो तो बकेट का नेम क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 63, ठीक है। आफ्टर दैट बकेट नेम कैन कंसिस्ट ओनली लोअर केसेस मतलब लोअर लेटर्स, नंबर्स, पीरियड्स मतलब डॉट्स एंड हाइफन्स। उसके बाद बकेट का जो नेम है मस्ट नॉट कंटेन टू एडजेसेंट पीरियड, मतलब 2 डॉट नहीं लगा सकते आप। बकेट नेम मस्ट नॉट बी फॉर्म एज एन आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस का नेम नहीं दे सकते आप। उसके बाद बकेट नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विथ प्रीफिक्स एक्सएन डैश डैश ऐसा। फिर यहाँ पर ये वाला S3 ऐसा कुछ, अमेजोन S3 डेमो, ये तो ये सब बोल रहे हैं कि ये यूज़ नहीं कर सकते आप। उसके बाद यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट अपडेट दिया इन्होंने, जनरल पर्पस बकेट एग्जिस्ट इन अ ग्लोबल नेम स्पेस विच मीन्स दैट ईच बकेट नेम मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल AWS अकाउंट इन AWS रीजन विद इन अ पार्टीशन। मतलब अगर आप AWS का ग्लोबल नेम यूज़ कर रहे हो S3 बकेट के लिए तो वो आपका एक जगह हो गया तो कहीं और नहीं हो सकता, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि अब इसको जो है तो S3 बकेट के नेमिंग को चेंज कर दिया इन्होंने कि आप इसको चाहो तो क्या बोलते हैं आपका, याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलेंगे। हाँ, आप ग्लोबल ना बना के रीजनल भी बना सकते हो कि आपके अकाउंट के अंदर इस नाम से रहेगा बकेट। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर लिंक्डइन वगैरह पे देखोगे तो ये आपको और बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो 5 अप्रैल 2026 का है आर्टिकल। देखो तो ये चेंज हुआ है नेम, तो ये इन्होंने बताया है कि ये अब रीज़न वाइज नेम लेके चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी चेंज हो गई, पहले तक ये था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट जिस दिन चेंज हुआ था उस दिन मुझे भी अपडेट आया था और मैंने इस चीज़ को अपने स्टेटस में भी अपडेट किया था। तो कुल मिला के ये है कि जो आपका S3 का नेम है, नेम इज़ ग्लोबल एंड रीजनल बोथ ऑप्शन अवेलेबल। तो ये बोथ ऑप्शन जो अवेलेबल है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आते हैं ज़रा और हम क्रिएट करते हैं एक S3 बकेट। सो सबसे पहले मैं AWS अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, सो चलिए तो यहाँ पर लॉगिन करते हैं हम हमारे AWS अकाउंट को। सो यहाँ पर आप सर्च करेंगे S3। ओके, सो बेसिकली S3 का जो फुल फॉर्म होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस होता है। क्या होता है? सिंपल स्टोरेज सर्विस। सो यहाँ पर आप सर्च करिए। तो देखो यहाँ पर अभी कोई बकेट नहीं है, क्रिएट बकेट पे क्लिक करो। यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि किस रीजन में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रीजन चेंज कर सकते हो। जैसे मैं ना एक काम करता हूँ, मुंबई रीजन पे लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बकेट का टाइप पूछ रहा है। तो पहले सिर्फ आपके पास जनरल पर्पस बकेट होता था, अब आपके पास 2 हो गए, जनरल पर्पस एंड डायरेक्टरी। तो जनरल पर्पस में क्या बोल रहा है कि रेकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज केसेस एंड एक्सेप्टिंग पैटर्न जनरल पर्पस बकेट आर ओरिजिनल S3 बकेट टाइप। मतलब जो एक्चुअल आपका S3 बकेट है वो जनरल पर्पस ही होता है। दे अलाउ अ मिक्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस रिटेंडेंट स्टोरेज ऑब्जेक्ट अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। मतलब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज क्लास मिलती हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में डेटा स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टरी बकेट की बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि जब आपको लो लेटेंसी यूज़ केस की रिक्वायरमेंट हो तब यूज़ करिए। और ये बकेट जो है वो क्या करते हैं, आपके S3 एक्सप्रेस 1 जोन स्टोरेज क्लास यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्टोर होगा। कहाँ पर? जब आप डायरेक्टरी बकेट लोगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके जनरल पर्पस की, तो ये क्या होता है, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में डेटा स्टोर करवा के चलता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम जनरल पर्पस बकेट क्रिएट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो नेम स्पेस जो अभी बताया था, एक तो होता है अकाउंट बेस, दूसरा ग्लोबल। अगर यहाँ पर मैं ग्लोबल का एग्जांपल देता हूँ तो मैं विवेक 1 2 3 लेके चलता हूँ या फिर विवेक लेता हूँ, तो ये एरर देगा। देखना यहाँ पर आओ और कुछ मत करो, अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। क्या बोल रहा है, बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। कब, जब आप ग्लोबल लेते हो। तो पहले सिर्फ यही ऑप्शन हुआ करता था ग्लोबल वाला। ये जो अकाउंट रीजनल नेम स्पेस है ये अभी आया है, कुछ मुझे लगता है 2 3 महीने हुए होंगे। तो ये वाला लोगे तो यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हो। इसके लास्ट में सफिक्स में ये आपका अकाउंट आईडी रीजन कोड ऐड हो जाता है। तो ये भी देखा जाए तो एक तरीके से यूनिक ही होगा, क्योंकि अकाउंट आईडी भी तो आपका यूनिक होता है। तो ये एक्चुअल में इसको चेंज करने की जो ज़रूरत है वो क्यों है, ज़रूरत इसलिए हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो है तो क्या बोलते हैं, डेवलपर्स जो होते थे वो S3 बकेट क्रिएट करते थे। तो जैसे पाइथन, जावा, कुछ भी नाम से बकेट बना रहे हैं तो वो वहाँ पर एरर दे देता था। तो भाई मैं अपने अकाउंट पे बना रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में कम से कम उस नाम से तो बनना चाहिए। तो इसलिए क्या बोला इन्होंने कि आप AWS का रीजनल नेम स्पेस भी यूज़ कर सकते हो। क्या बोल रहा है, ये रेकमेंडेड जनरल पर्पस बकेट क्रिएटेड इन योर रीजनल नेम स्पेस आर यूनिक टू योर अकाउंट। तो ये बोल रहा है कि अकाउंट में यूनिक है। जी अरुण जी बोलिए। विवेक जी, फिर जैसे ये यूनिक हो गया अकाउंट नंबर तो ठीक है, यूनिक हो गया, बट अगर ये जो रीजन हो रहा है मतलब किस हिसाब से हो रहा है, मतलब कैसे है ऐसे करना रीजन किसी भी लोकेशन में कर देंगे या जिसमें ये आपका ये रीजन, ये जो रीजन पे बन रहा है ना उस रीजन को देखो। अभी यहाँ पर AP साउथ बना रहा है, अगर मैं मुंबई चेंज करके नॉर्दर्न वर्जीनिया लेता हूँ US ईस्ट बना जाएगा। देखो यहाँ पर आ जाओ, आ गया US ईस्ट 1। तो ये आपके जिस रीजन में जिस रीजन में बकेट बन रहा है उस रीजन को उठाता है। और बाकी ये आपका अकाउंट आईडी है, तो ये तो यहीं पर देख सकते हो आप। जिस रीजन में बना रहे हो रिसोर्स आपका, उसी रीजन के उठा लेता है ये। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप ग्लोबल भी रख सकते हो, रीजनल भी रख सकते हो। मैंने ग्लोबल ही रखा, तो जैसे मैं दे देता हूँ विवेक और आज की डेट दे देता हूँ 14/5/2026। ठीक है, यूनिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट ऑनरशिप। क्या बोल रहा है कि जो आपके ऑब्जेक्ट हैं इन पे आप कोई ACL लगाना चाहते हो क्या। ACL का मतलब क्या है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, मतलब कुछ कस्टमाइज। तो जैसे यहाँ पर ACL वगैरह लगाना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट पे लगाना है या बकेट पे लगाना है, और यहाँ पब्लिक देना प्राइवेट। तो यहाँ पर अभी मैंने ACL डिसेबल्ड रखा है। अब क्या बोल रहा है, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट, मतलब इस बकेट पे कोई भी डेटा अगर आता है या अपलोड करते हो तो उसको पब्लिक एक्सेस अलाउ रखना है या डिनाई। तो अभी मैंने क्या बोला, ब्लॉक रखते हैं। फिर बकेट के अंदर आता है कॉन्सेप्ट वर्जनिंग का। अब वर्जनिंग का मतलब क्या होता है, सपोज दैट इस S3 बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपलोड कर दिया आपने XYZ नाम का, और अगर आपके बकेट पे वर्जनिंग इनेबल है तो आप अगर इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो तो ये ऑब्जेक्ट आप रीस्टोर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वर्जनिंग इनेबल है, तो वर्जन के थ्रू रीस्टोर हो जाता है। दूसरी चीज़, सपोज दैट कि यहाँ पर XYZ नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आप वापस से XYZ नाम का अपलोड करोगे तो ये ओवरराइट हो जाना चाहिए। बट अगर वर्जनिंग इनेबल है तो ये ओवरराइट नहीं होगा, उसका वर्जन मेंटेन कर देगा। तो ये एडवांटेज होता है वर्जनिंग का। समझ में आया। तो यहाँ पर आप इनेबल भी रख सकते हो, डिसेबल भी रख सकते हो। अभी बात करेंगे अपन कि कैसे इनेबल करते हैं और उसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। तो अभी इसको डिसेबल रख रहे हैं। फिर यहाँ पर टैग नेम देना, टैग नेम दे दो। फिर एनक्रिप्शन की बात आती है कि आप इस पे एनक्रिप्शन लगा सकते हो। तो ये अभी इतना समझो कि जो आपका ऑब्जेक्ट अपलोड होता है ना बकेट के अंदर, तो वो क्या एनक्रिप्टेड है या नहीं। अगर एनक्रिप्टेड रखना है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला आता है कि AWS बाय डिफ़ॉल्ट आपको एनक्रिप्शन देता है और ये खुद ही मैनेज करता है उस एनक्रिप्शन को। दूसरा ऑप्शन आता है सर्वर साइड एनक्रिप्शन विद KMS। तो AWS की एक सर्विस होती है KMS, जिसे हम लोग बोलते हैं की मैनेजमेंट सर्विस। तो इस सर्विस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट पे जो एनक्रिप्शन है लगा सकते हो। तो जब अपन KMS सर्विस पढ़ेंगे तब इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर डुअल लेयर भी लगा सकते हो KMS के थ्रू। तो अभी हमने वाला डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं।
फिर बकेट की, तो क्या बोल रहा है कि आपका जो एनक्रिप्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा जब आप बकेट की यूज़ करोगे। तो हमने बोला ठीक है, इनेबल है, इनेबल है, इनेबल। एडवांस सेटिंग पे आओगे, ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट लॉक करने के बाद कोई भी आपका राइट वंस रीड मैनी, ये जो फॉर्मूला बोल सकते हो या फिर प्रॉपर्टी है, वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो अभी हमने बोला कि हमें हमारे ऑब्जेक्ट पे कोई भी लॉक नहीं लगाना है। फिर कर दीजिए क्रिएट बकेट। अब आपने क्या किया है, नॉर्मल एक प्राइवेट S3 बकेट क्रिएट कर दिया है। अब इस S3 बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करिए, ऐड फाइल पे क्लिक करो और यहाँ से जैसे आप चूज़ कर लीजिए। मैंने बोला प्रोमेथिस विथ ग्रेफाना को चूज़ करते हैं और डन। अब यहाँ पर देखो डेस्टिनेशन डिटेल्स में आप वर्जनिंग इनेबल कर सकते हो, एनक्रिप्शन, ऑब्जेक्ट लॉक। फिर यहाँ पर परमिशन की बात करें तो आप अपने इस ऑब्जेक्ट को पब्लिक बना सकते हो, बट जब आप अपने ऑब्जेक्ट को पब्लिक बनाओगे तो बकेट के अंदर भी पब्लिक की परमिशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर आता है स्टोरेज क्लासेस। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टोरेज क्लास है वो S3 स्टैंडर्ड है, दूसरा S3 इंटेलिजेंट टियरिंग, तीसरा S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, चौथा S3 वन जॉन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। आई मतलब इन फ्रीक्वेंट और ए मतलब एक्सेस। फिर नेक्स्ट आता है S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल, फिर आता है फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, फिर आता है ग्लेशियर डीप आर्काइव, फिर आता है रिड्यूस रिटेंडेंसी। अब इनके प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे कॉस्टली S3 स्टैंडर्ड होता है, उससे थोड़ा सस्ता इंटेलिजेंट टियरिंग, उससे थोड़ा सस्ता स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। मतलब ये जो ऑर्डर है एक पूरा प्रॉपर ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोएस्ट इसकी प्राइसिंग है। इतना प्राइसिंग समझ में आया स्टोरेज क्लास के अकॉर्डिंग कि कौन सी क्लास का प्राइसिंग कैसा होगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो आपका है डिज़ाइन फॉर किस पर्पज़ के लिए बनाया गया। तो देखो जब आपका डेटा क्या है बार बार एक्सेस करना पड़ रहा है आपको हर मिली सेकेंड के अंदर, तो आप क्या करिए स्टैंडर्ड लेके चलिए। अगर क्या बोला डेटा विथ चेंजिंग और अननोन केसेस, मतलब जब आपको यही नहीं पता कि आपका जो ऑब्जेक्ट अपलोड किया है वो आपको कब एक्सेस करना है, तो आप क्या करिए इंटेलिजेंट टियरिंग यूज़ करिए। फिर क्या बोल रहा है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, तो ये बोल रहा है कि जब महीने में एक आध बार आपको एक्सेस करना हो तो आप क्या कर सकते हो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यूज़ कर सकते हो। फिर आता है वन जोन, तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो है डेटा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करना है और इसको एक ही अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर करना है, तो आप वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यूज़ करिए। फिर ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल, तो क्या बोल रहा है लॉन्ग लाइफ archive data access once a quarter with instant retrieval in a millisecond। तो क्या बोल रहा है कि अगर आप इस क्लास को लेते हो तो अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए बैकअप पर्पज से डेटा रखा है और उसको आप क्वार्टरली एक्सेस करते हो एक आध बार मतलब, तो ये आपको इंस्टेंट रिट्रीवल मतलब तुरंत एक्सेस हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता है ग्लेशियर फ्लेक्सिबल, तो ये क्या बोल रहा है कि एक साल में आपको जो है तो 1 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर भी डेटा एक्सेस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है ग्लेशियर डीप आर्काइव, तो क्या बोल रहा है आपका जो डेटा है एक साल से कम टाइम में अगर आप 1 घंटे के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ रख सकते हो डेटा। फिर आता है रिड्यूस रिटेंडेंसी, तो ये क्या बोल रहा है नॉन क्रिटिकल फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा विथ मिली सेकेंड एक्सेस, नॉट रिकमेंडेड एज S3 स्टैंडर्ड इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। तो यहाँ पर आप इस केस में रिड्यूस रिटेंडेंसी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर बकेट का जो टाइप है सब में आपका जनरल पर्पस ही होता है, सिर्फ आपका वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो है यही आपका जनरल पर्पस और डायरेक्टरी वाला होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा डायरेक्टरी बकेट जो बनता है उसका डेटा आपका वन जोन में ही स्टोर होता है। यहाँ पर देखो बता भी रहा है अवेलेबिलिटी जोन आपका 3 या 3 से ज़्यादा, सारे 3 या 3 से ज़्यादा में रहेंगे, बट आपका जो वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है यही अकेला आपका एक ऐसा स्टोरेज क्लास है जो वन जोन में स्टोर होता है। मिनिमम कितने दिन डेटा रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई आपका इंटेलिजेंट टियरिंग और स्टैंडर्ड में ऐसा कोई नहीं है कि 1 दिन रखना है कि 30 दिन रखना है, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर मिनिमम 30 डेज, मिनिमम 30 डेज, मिनिमम 90 डेज, तो ये टाइम पीरियड है कि मिनिमम इतने दिन डेटा रखना है तभी आप यूज़ कर पाओगे इन स्टोरेज क्लास को, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। फिर बिलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपका 1 KB का डेटा तो भी चार्ज होगा, 1 GB का तो भी चार्ज पे करना है। अगर यहाँ पर बात करें तो मिनिमम जो ऑब्जेक्ट है 128 KB का होना चाहिए तभी चार्जेस आप से लगेंगे। तो यहाँ पर ये 3 स्टोरेज क्लास है जहाँ पर मिनिमम ऑब्जेक्ट साइज है जो बिल के लिए एप्लीकेबल होगा।
फिर मॉनिटरिंग एंड ऑटो टीयरिंग फीस। तो यहाँ पर आपका जो इंटेलिजेंट टीयरिंग होता है ये एक्चुअल में क्या करता है, आपके जो एआई और एमएल होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग पैटर्न होता है, उसके बेसिस पे काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका मॉनिटरिंग और ऑटो टीयरिंग मतलब ऑटोमेटिक ना आपका स्टोरेज क्लास से चेंज होता रहेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपका पैसे बिलिंग तो कम लगेगा, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा बिलिंग आपको जो है तो वो एप्लीकेबल होगी मॉनिटरिंग और ऑटो टीयरिंग की। फिर रिट्रीवल की फीस, अब देखो स्टोर करने के तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे पर जीबी पर मंथ के हिसाब से, बट जब उसको डाउनलोड करोगे ना तब भी पे करना पड़ेगा, तो पर जीबी के हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे यहाँ पर। तो ये आपकी सारी स्टोरेज क्लासेस थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पर चूज़ करना भूल जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट S3 स्टैंडर्ड में डेटा अपलोड होता है, अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। फिर एनक्रिप्शन का पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट पे एनक्रिप्शन लगाना है कि नहीं लगाना, फिर यहाँ पर टैग देना है, मेटा डेटा, तो ये सब चीज़ें मैंने अपलोड कर दिया नॉर्मली। देखिए तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपलोड हो गया। अब उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करिए यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ गया। देन उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज क्लास चेंज करना कर सकते हो, सर्वर साइड एनक्रिप्शन, टैग, मेटा डेटा, ऑब्जेक्ट लॉग सब चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पर आएंगे परमिशंस चेंज कर सकते हो, इसको पब्लिक करना है पब्लिक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। वर्जन से यहाँ पर देख सकते हो, वर्जनिंग अगर इनेबल होगी तो ये दे देगा, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नॉर्मली मैंने क्या किया, एक S3 बकेट बनाया था जो प्राइवेट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट अपलोड करा। फिर यहाँ परमिशंस वगैरह पे आके बकेट का जो पब्लिक एक्सेस अलाउ कर सकते हो। तो यहाँ पर आते हैं, आप देखो नया क्रिएट करोगे उस टाइम भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करिए और अनब्लॉक कर दिया मैंने, ठीक है, इसको पब्लिक एक्सेस अलाउ कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आ गए। अब उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको पब्लिक बनाना है तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आइए, सॉरी प्रॉपर्टीज़ में नहीं, परमिशंस पे आइए। तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो, क्या बोल रहा है, द बकेट हैज़ अप्लाइड फॉर ओनरशिप। वन मिनट। तो यहाँ पर ACL इनेबल करिए, ठीक है, और कर दीजिए सेव चेंजेस। अब यहाँ पर एडिट करो और यहाँ पर देखो पब्लिक एक्सेस जो है एवरीवन, इसको क्या कर दीजिए, रीड और राइट का परमिशन दे दो और कर दीजिए सेव चेंजेस। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ये पब्लिकली एक्सेस होगा, इसका एक URL भी मिलेगा, इसको क्लिक करिए, ये ऑब्जेक्ट URL मिल गया। देखो अगर मैं इसको अपने ब्राउज़र पे एक्सेस करता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा। नहीं हुआ एक्सेस, नहीं कैसे आपके, वन मिनट। देखो आ गया। तो इस तरीके से जो है तो आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो, समझ में आया। तो आपका ये पब्लिक हो गया। अब ये तो था कि किसी एग्जिस्टिंग बकेट पे मैंने करके दिखाया है। अब मैं एक नया बकेट क्रिएट करता हूँ, उसमें दिखाता हूँ आपको करके। तो देखो यहाँ पर बकेट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं रख देता हूँ दुर्गेश और आज की डेट 14/5/2026। और उसके बाद यहाँ पर ACL इनेबल रखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर पब्लिक एक्सेस भी अलाउ रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर वर्जनिंग भी इस बार मैं इनेबल रख देता हूँ, ठीक है, तो कर दीजिए क्रिएट। हो गया। आ जाइए अपलोड करिए ऑब्जेक्ट को।
यहाँ पर ऐड फाइल पे देखो फोल्डर भी अपलोड कर सकते हो, बट मैंने क्या किया, जैसे मेरी ये इमेज है आपकी, इस वाली इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, अपलोड कर देते हैं। और यहाँ पर देखो परमिशन पे पब्लिक एक्सेस देना मत भूलना, ग्रांट पब्लिक एक्सेस करिए आपने, तो कर दीजिए डन। राइट, अब ये इस ऑब्जेक्ट को देखो, यहाँ पर आते हैं और इसका पब्लिक यूआरएल मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग भी इसको एक्सेस कर पाओगे। देखो तो ये ऑब्जेक्ट का यूआरएल है, कॉपी किया मैंने, किसी भी ब्राउज़र पे आप एक्सेस कर लो, नॉट ओनली माय ब्राउज़र। देखो ऑब्जेक्ट मेरा एक्सेस हो रहा है। अगर मैं यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर चैट बॉक्स में देता हूँ और आप लोग भी एक्सेस करोगे ना, तो आपको भी एक्सेस हो जाएगा। देखो एक्सेस करके देखो, आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये आप लोगों को एक्सेस हो जाएगा। एक्सेस हुआ सभी को? हो गया ना। अब देखो इसको मैं अगर यहाँ से जाके और प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको प्राइवेट कर दूंगा तो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप MFA लगा सकते हो कि कोई इसको डिलीट वगैरह ना कर पाए। फिर यहाँ पर आप जो है तो एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हो। फिर यहाँ पर कोई आपको अगर एन्क्रिप्शन लगानी है, इंटेलिजेंट टीयरिंग लगानी है, ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, इवेंट नोटिफिकेशन, ये सब अपन आगे कल डिस्कस करेंगे। फिर इसको स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, तो ये सारे काम जो है आप यहाँ पर करवा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं ज़रा, यहाँ पर मैंने दिखाया कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। अभी इसको देखो, मैं ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, यहाँ के आके डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप डिलीट करिए। ओके, सो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप बात करेंगे रीस्टोर करने की, तो आपका ऑब्जेक्ट तो डिलीट हो गया है, बट ऑब्जेक्ट आपको वापस भी मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे बकेट के अंदर, शो वर्जन्स पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखो आपके पास ये आ गया है। इसको आप सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो, रीस्टोर वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका, जब वर्जन्स होते हैं तो आप यहाँ पर इसको वापस ला सकते हो। देखो दिखा भी रहा है यहाँ पर कि आपका ये जो है डिलीट मार्कर, मतलब डिलीट हो चुका है। अगर यहाँ पर वर्जन शो नहीं करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने डिलीट कर दिया उसको। तो ये एडवांटेज होता है आपका जब आप S3 बकेट के अंदर वर्जनिंग इनेबल करके चलते हो। तो समझ में आया सभी को? चलिए, अब जरा हम इन दोनों बकेट को एक बार डिलीट करते हैं। तो बकेट आपके एम्प्टी होने चाहिए डिलीट करने से पहले, मतलब बकेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्ट डिलीट नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। उसके बाद इस वाले बकेट के ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आइए और आप क्या करिए, बकेट को डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो भी बकेट का नेम रखा है आपने, इनको डिलीट करो और फिर अपन स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना देखेंगे। चलिए, तो कॉपी किया हमने इसको, आते हैं डिलीट कर दिया। अब हमारे पास कोई भी बकेट नहीं है। क्रिएट बकेट पे क्लिक करिए। यहाँ पर बकेट का नाम कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने बकेट का नाम जैसे रखा माय बकेट और आज की डेट डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर ACL इनेबल रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक एक्सेस अलाउ रखेंगे आप लोग, और यहाँ पर कर दीजिए आप क्रिएट S3 बकेट। क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट माय बकेट आज की डेट के साथ। चलो, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ न्यू बकेट दे देते हैं। ओके, चलिए, अब इसके अंदर मुझे क्या करना, ऑब्जेक्ट अपलोड करना है। तो यहाँ से मैं ज़रा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पर माय वेबसाइट के अंदर ये मेरी इमेज और ये रखे हुए हैं। ओके, सो इनको सिलेक्ट किया मैंने, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया।
तो मेरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है तो अपलोड हो जाएंगे। परमिशन में मुझे क्या करना है, पब्लिक एक्सेस देना है, अंडरस्टैंड करिए, और यहाँ पर कर दीजिए अपलोड। हो गया डन। अब आपको क्या करना है, इसको क्लोज करो, प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे आप, सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज़ में नीचे मिलेगा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का, इसको एडिट करके इनेबल कर दीजिए आप, और यहाँ पर फाइल का जो नेम है वो index.html दो और कर दीजिए सेव चेंजेस। तो यहाँ पर आपको एक URL मिलेगा स्टैटिक वेबसाइट का, URL मिल गया। इस URL से अगर मैं वेबसाइट एक्सेस करता हूँ तो मुझे मेरी वेबसाइट एक्सेस होगी। देखो मेरी वेबसाइट आ गई, अपकमिंग बैच, कोर्सेज, ट्रेनर, YS, कॉन्टैक्ट, फ्री डेमो, सक्सेस स्टोरीज, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने मेरी वेबसाइट जो थी वो देख ली, राइट। फिर यहाँ पर मैं अगर लिंक्डइन पे क्लिक करता हूँ तो लिंक्डइन पे रीडायरेक्ट करके ले जा रहा है। मतलब जो मेरी वेबसाइट के अंदर फीचर है सारे फीचर्स फंक्शन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से जो है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इस URL को आप लोगों को देता हूँ, आप लोग भी एक्सेस करके देखो, आपको भी मेरी वेबसाइट एक्सेस होगी। देखिए करके एक्सेस आपको एक्सेस हो जाएगी। हाँ हो गई ना? तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपनी स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, आप अपने बकेट के अंदर आओगे तो मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखता है। इस मैनेजमेंट पे आइए आप, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखता है लाइफ साइकिल रूल का। अब लाइफ साइकिल रूल क्या होता है, जब आप अपनी स्टोरेज क्लास, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टैंडर्ड क्लास थी आपकी, उसके बाद आईए था, ठीक है, स्टैंडर्ड आईए, उससे पहले ये था इंटेलिजेंट टियरिंग। तो इंटेलिजेंट टियरिंग। अब यहाँ पर एक और मैं दे देता हूँ ABCXYZ। अब ये जो नेम है मैंने स्टोरेज क्लास के नाम रख दिए। अब क्या चाहते हो आप कि पहले महीने में क्या हो, फर्स्ट मंथ में आपका जो डेटा है S3 स्टैंडर्ड में रहना चाहिए, सेकेंड मंथ में इंटेलिजेंट टियरिंग चला जाए, थर्ड मंथ में स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में चला जाए, फोर्थ मंथ में XYZ पे चला जाए, फिफ्थ मंथ में ABC पे। इस तरीके से जब आप अपने ऑब्जेक्ट को एक टाइम पीरियड के बाद एक क्लास से दूसरे क्लास में मूव करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो लाइफ साइकिल रूल। देखो यहाँ पर क्लिक करिए आप, क्रिएट लाइफ साइकिल रूल, और यहाँ पर लाइफ साइकिल रूल का नाम दे दो। तो मैंने जैसे दे दिया माय रूल। अब क्या बोल रहा है, लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन और मोर फिल्टर। मतलब आप जो है तो अपना जो रूल लगा रहे हो वो क्या पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो या बकेट के अंदर जितने ऑब्जेक्ट है। तो हमने कहा अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट और यहाँ पर कर दिए डन। क्या बोल रहा है कि ट्रांजिशन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लास। तो अभी जो आपका ऑब्जेक्ट का वर्जन है उसको मूव करना चाहते हो, सारे करना है, जो भी करना है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डिलीट, एक्सपायर्ड, परमानेंटली डिलीट, जो भी चीज़ है जिनको भी मूव करना चाहते हो कर सकते हो, टिक एक्नोलॉज करिए। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डेज S3 S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस कितने दिन रखना है, मैंने बोला 25 डेज इसमें रखना। ऐड ट्रांजिशन, दूसरी क्लास ऑटोमेटिक ले लिया, देखो इसने क्या बोल रहा है, इसमें कितने दिन रखोगे, मैंने बोला 35 डेज। उसके बाद ऐड ट्रांजिशन, अब ऑटोमेटिक आ गया वन जोन, कितने दिन, मैंने बोला 25। तो यहाँ पर आपका 25 नहीं लेगा, क्यों, ले लिया इसने, चलो ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 30 डेज। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आप, तो यहाँ पर ग्लेशियर डीप आर्काइव, तो यहाँ पर मैंने कितना दे दिया 90 डेज। तो इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। और फिर यहाँ पर ये आपके अलग अलग स्टोरेज क्लास है, तो मैं एक काम करता हूँ इतने सारे नहीं डिफाइन करिए। और क्या बोल रहा है, डिलीट इनकम्प्लीट मल्टीपल अपलोड
तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो अपलोड नहीं हुआ है तो कर देगा। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि देखो आपका पहले आपका यहाँ पर होगा, फिर 25 डेज़ यहाँ रहेगा, फिर 25 डेज़ यहाँ रहेगा, फिर 30 डेज़ इसमें रहेगा, फिर 35 डेज़ इसमें रहेगा, फिर 90 डेज़ इसमें रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो ये रूल आप बना सकते हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल रूल बोलते हैं। समझ में आ गया सभी को लाइफ साइकिल रूल क्या होता है? जी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे आप अपने बकेट के अंदर मैनेजमेंट पे, तो आपका आता है रेप्लिकेशन रूल। अब रेप्लिकेशन रूल का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट मेरे पास दो बकेट हैं, एक S3 बकेट ये है, दूसरा S3 बकेट ये है। मैं क्या चाहता हूँ, बैकअप पर्पज़ से मेरा ऑब्जेक्ट जब इस बकेट पे अपलोड हो तो ऑटोमेटिक इस बकेट का ऑब्जेक्ट इस बकेट पे ऑटोमेटिक चला जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AWS के अंदर S3 रेप्लिकेशन रूल बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं? S3 रेप्लिकेशन रूल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक बकेट से दूसरे बकेट पे मूव कर सकते हो। तो यहाँ पर आएंगे और क्या बोलते हैं, हम एक नया बकेट क्रिएट करेंगे और उसमें मूव करेंगे। ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या करिए, एक और नया बकेट क्रिएट करो। तो एक काम करते हैं, हम नया बकेट जो है वो दूसरे रीजन में करते हैं। ये वाला बकेट कहाँ पर बना है, नॉर्दर्न वर्जीनिया, यहाँ पर बनाइए आप इसको मुंबई पे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई बकेट फाउंड नहीं बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। ठीक है। क्रिएट करिए बकेट, बकेट का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने रख दिया क्लाउड विथ विवेक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप ये सब पब्लिक प्राइवेट आपकी चॉइस है, वर्जनिंग जरूर इनेबल करके चलिएगा, क्योंकि जब आप रेप्लिकेशन रूल लगाते हो, सॉरी हाँ रेप्लिकेशन रूल लगाते हो तो यहाँ पर वर्जनिंग इनेबल इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने क्रिएट कर दिया बकेट, क्या बोल रहा है ये, ऑलरेडी टेकन, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला क्लाउड विथ विवेक डेवऑप्स, ये नाम दे दो बकेट का। देखो आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाइए आप इस बकेट के अंदर मैनेजमेंट पे आएंगे और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एक मिनट इसको रिफ्रेश कर। देखो तो यहाँ पर ये जो न्यू बकेट है इस पे आइए, मैनेजमेंट पे चलते हैं अपन। मैनेजमेंट पे रेप्लिकेशन रूल लगाना है आपको, क्रिएट करिए। तो रेप्लिकेशन रूल का नाम दे दो। तो ये क्या बोल रहा है, देखो वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए, तो इनेबल कर दो। यहाँ पर वर्जनिंग इनेबल नहीं थी, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन का रूल दे दो। तो मैंने बोला माय रूल या फिर माय रेप्लिकेशन दे दिया हमने इसका नाम। फिर यहाँ पर स्टेटस क्या बोल रहा है, इनेबल करना है या डिसेबल। ठीक है। तो हमने इनेबल रखा। बोल रहा है सोर्स बकेट, तो ये जिस बकेट पे जाके वर्जनिंग इनेबल, सॉरी वर्जनिंग बोल रहा हूँ, रेप्लिकेशन लगाओगे वो उस बकेट को सोर्स बकेट लेगा। डेस्टिनेशन बकेट यहाँ पर आपको चूज करना। क्या बोल रहा है कि लिमिट द स्कोप, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या ऑल, तो हमने बोला ऑल। फिर बोल रहा है डेस्टिनेशन बकेट इसी अकाउंट पे दूसरे पे, हमने बोला इसी पे। अगर दूसरे पे होता तो यहाँ पर चूज करके उसका अकाउंट आईडी डालते और बकेट का नेम यहाँ पर फैच करते। ठीक है। रोल वगैरह यहाँ परमिशन देके तब होता। हमने बोला यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी अकाउंट पे यूज़ करना है। तो यहाँ पर बकेट का नाम ब्राउज कर लीजिए। तो देखो कौन सा बकेट है, क्लाउड विथ विवेक, चूज़ कर लिया आपने। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, डेस्टिनेशन रीजन आ गया। और क्या बोला, चूज एन IAM रोल। तो मैंने क्या बोला कि क्रिएट कर दो न्यू रोल। ठीक है। तो ये नया रूल क्रिएट कर देगा। IAM रोल आगे पढ़ेंगे अपन IAM रोल के बारे में। फिर क्या बोल रहा है कि आपका रेप्लिकेशन मैट्रिक्स, डेली मार्कर, जो भी चीज़ें क्या क्या आप रेप्लिकेट करवाना चाहते हो वो सब चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। स्टोरेज क्लास चेंज करना है वो भी कर सकते हो, हमने बोला ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर हमने कर दिया यहाँ पर सेव। अब जब इस बकेट के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे तो आपके ये इस बकेट के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो अभी ये क्लाउड विथ बकेट पे विवेक पे आता हूँ, कोई भी बकेट यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आएंगे और ये क्या बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग
ऑब्जेक्ट है इसको रेप्लिकेट करना है या नहीं, तो मैंने बोला यस, रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, सबमिट कर दो। तो यहाँ पर जो आपके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है इनको रेप्लिकेट कर देगा। या फिर एक काम करो, इसको ना कैंसिल ही कर दो। देखो तो इनेबल हो गया है। इस बकेट पे आइए और मैं एक ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ। ऐड फाइल्स पे क्लिक करिए। यहाँ पर जैसे हम आ जाते हैं और मैं कुछ, चलो ये वाली फ़ोटोज़ अपलोड कर देता हूँ। ओके, और कर दीजिए अपलोड। देखो अपलोड कहाँ पर किया है आप लोगों ने, अपलोड किया आपने न्यू बकेट के अंदर, ठीक है। कहाँ पर अपलोड किया आपने, जो न्यू बकेट है उसके अंदर। अब ये ऑब्जेक्ट आपका क्लाउड विद विवेक के अंदर ऑटोमेटिक आएगा। ओके, सो वेट करना आपको, थोड़ा टाइम देगा, आ जाएगा। देखो आ गए, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ गए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं S3 के अंदर रेप्लिकेशन रूल। तो सभी को समझ में आया कि AWS के अंदर S3 बकेट में लाइफ साइकिल रूल क्या होता है, रेप्लिकेशन रूल क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे वर्जन्स मेंटेन होते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। स्टोरेज क्लास कितनी होती है, चलिए अब इसके अंदर आओ। मैनेजमेंट में एक और ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर, इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन, इसको तो बाद में बात करेंगे अपन। इसमें ना एक और चीज़ आएगा। अच्छा चलो, यहाँ पर जो है ये आपका एक नई चीज़ आई है S3 बकेट में, कि आप जो है इसको अब S3 बकेट को एज अ फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हो। फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप इसको जैसे अपने हार्ड डिस्क होते हैं ना, उसकी तरीके का यूज़ कर सकते हो, C ड्राइव, D ड्राइव, ठीक है। पहले इसमें फाइल सिस्टम नहीं होता था। फाइल सिस्टम क्या होता है, ज़रा यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये C ड्राइव है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, तो इसका जो फाइल सिस्टम है वो क्या है, NTFS है। ऐसे ही लिनक्स के अंदर जाओगे, उसके अंदर ext2 ext3 मिलेगा। तो पहले ये ऑप्शन नहीं होता था कि आप अपने S3 बकेट को एज अ फाइल सिस्टम बोले तो C ड्राइव, D ड्राइव यूज़ कर पाओ। अब क्या बोलता है AWS कि आप इसको जो है एज अ फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हो। मतलब इसको बकेट को क्रिएट करिए और किसी भी AWS की या फिर किसी भी EC2 इंस्टांस या किसी भी सर्वर पे जो है तो आप इसको माउंट कर सकते हो और स्टार्ट एक्सेसिंग योर S3 डेटा फ्रॉम फाइल एंड डायरेक्टरीज। तो आपका जो है ये ऑप्शन भी आता है। तो ये चीज़ अपन कल देखेंगे कि कैसे आप फाइल सिस्टम के थ्रू एक्सेस करते हो। अब इसमें S3 रिक्वेस्टर पे का ऑप्शन आता था, एक सेकेंड जरा देख लेते हैं कहाँ पर गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका S3 रिक्वेस्टर आता है और ट्रांसफ़र एसेलरेशन आता है। तो S3 रिक्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका जो डेटा है, कोई थर्ड पार्टी का बंदा ये एक्सेस कर रहा है, तो उसको अगर चार्जेस पे करवाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्टर पे का ऑप्शन इनेबल कर दो। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा S3 बकेट है, इसको कौन एक्सेस कर रहा है, मैंने बोला अनुज जी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। कौन एक्सेस कर रहा है, अनुज जी इसको जो है तो एक्सेस कर रहे हैं। तो अनुज जी ने क्या कर लिया, इसको एक्सेस कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है अनुज ने एक्सेस किया है, तो अनुज ही क्या करे, इसके पैसे जो है पे करे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिक्वेस्टर पे का ऑप्शन इनेबल कर दूंगा। तो एडिट पे आइए, इनेबल करिए और कर दीजिए सेव चेंजेस। अब
जो भी बंदा मेरे बकेट के डेटा को एक्सेस करेगा उसी को वो चार्जेस पे करने रहेंगे, मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है आपका रिक्वेस्टर पे। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, कर दी से सेट चेंजेस। तो रिक्वेस्टर का समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपके पास इसमें इवेंट नोटिफिकेशन। ये आपको कल बताऊंगा कि कोई ऑब्जेक्ट अपलोड हो रहा है, नहीं सॉरी कल नहीं बताऊंगा, इसको एसएनएस का टॉपिक जब पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रांसफ़र एसेलरेशन। तो ट्रांसफ़र एसेलरेशन का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। ट्रांसफ़र एसेलरेशन में एक्चुअल में क्या होता है, जब आप S3 बकेट पर ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो ना तो काफ़ी स्लो स्पीड मिलती है। तो AWS क्या बोलता है कि आप इसको फास्ट कर सकते हो, कब, जब ट्रांसफ़र एसेलरेशन इनेबल हो जाएगा। तो देखो बोल भी रहा है यूज़ एन एसेलरेटेड एंड पॉइंट फॉर फास्टर डेटा ट्रांसफ़र। तो जब आपको फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो ट्रांसफ़र एसेलरेशन इनेबल कर सकते हो, बट इसका चार्जेस अलग से लगता है, आपको पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ अपन कल देखेंगे, ट्रांसफ़र एसेलरेशन कैसे इनेबल करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ और कैसे ये फास्टली अपलोड होता है डेटा। समझ में आया इतना सभी को? अनुज जी, आशीष जी, सिराज सर एंड दुर्गेश जी, क्लियर हुआ या सुनो? हेलो, बोलते ही नहीं हो भाई आप लोग, बोला तो करो। तो आप लोग बोला करिए ना, बोलने की तो पैसे दिए हैं आपने, ऐसा तो वीडियोस भी सुन सकते हो ना।